हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? तो बेटा, आज के लेक्चर का नाम शुरू करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है? तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर दो वर्ड हैं, एक लिमिटिंग, दूसरा है रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम आएंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, कौन से रिएक्टेंट को हम कहते हैं। सही। अब आ जाते हैं सबसे पहले। अगर मैं आपके सामने बात करूं कि अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं, मैं कहूं कोई ए सब्सटेंस है हमारे पास, कोई बी सब्सटेंस है, या आपस में रिएक्शन करके ए बी कोई और सब्सटेंस बना रहे हैं, जैसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस चीज़ को आप सिर्फ देखें। अभी मैंने कहा एक जनरल रिएक्शन हमने लिया, जिसके अंदर कोई ए सब्सटेंस लिया हमने, एक बी सब्सटेंस लिया, दोनों को मिलके हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसको हमने नाम दिया ए बी का। ठीक है, जिसको हमने ए बी प्रोडक्ट का नाम दिया। अब मैंने कहा कि अगर कोई भी, ये क्या है, बेसिकली केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं आपके सामने कहूँ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे कुछ सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के नतीजे में वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एक प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं। अब वो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उन सब्सटेंस को हम कहते हैं रिएक्टेंट। उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो आपस में मिलकर रिएक्ट करते हैं और किसी प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे होते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो आपस में मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे और एक नए सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे। सही। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको हम कहते हैं इनमें से? देखें, अब हम अगर स्पेसिफिकली बात करें कि कौन से रिएक्टेंट, कौन से ऐसे सब्सटेंस जो आपस में मिलकर किसी और सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे, उनको हम कहेंगे रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखिए, रिएक्टेंट अगर मैं जनरल बात करूँ, रिएक्टेंट तो आपको मतलब पता चल गया है कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। जनरली आपको पता है रिएक्टेंट हम किसे कहते हैं। अब स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन कौन से होते हैं, तो वो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। सही। अब सबसे पहले कोई भी केमिकल इक्वेशन हो आपके पास, ठीक है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो रिएक्टेंट होते हैं, ऑलवेज, नॉट ऑलवेज मिक्सड अकॉर्डिंग टू द स्टोइचोमेट्रिक रेशियो शोन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, ये जो ऑक्सीजन के साथ 6 लिखा हुआ है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 6 लिखा हुआ है, और ये जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब ये जो 1 है, ये जो 6 है, ये जो 6 है, ये जो 6 है, ये शो कर रहे हैं बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स को। तो इन इन रेशो के अंदर 1:6 के अंदर ये रिएक्ट करेगा, 1 ये 6 मोल बनाएगा, ये 6 मोल बनेंगे। तो ये कहलाता है स्टोइचोमेट्रिक रेशो जो होते हैं ये वाले। इनको हम कहते हैं कि ये ऑलवेज, ऑलवेज अगर ये एक ग्लूकोज 1 मोल रिएक्ट करेगा तो 6 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज नहीं बनेगी। देखें, मैंने क्या कहा, ये नंबर ऑफ मोल्स है ना, मैं इसको सिंपल करता हूँ। कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पे, तो 1 मोल 6 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल ऑफ वाटर बनाएंगे। ये ये बात है ना, कैलकुलेशन की बेस तक सही है, मगर एक्चुअल के अंदर एक्सपेरिमेंटली ये जो रेशोज होते हैं, ये 6 मोल 1 मोल 6 के साथ रिएक्ट किया तो 6 नहीं बनाएगा, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा होता है, थोड़ा सा कम प्रोड्यूस होता है। ये बात मैंने आपको समझानी थी। तो यहाँ पे क्या है, स्टोइचोमेट्रिक रेशो के अंदर ऑलवेज मिक्स नहीं होते हैं किसी भी केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। ये वही बात थी। ठीक है, ये वही बात है, ऑलवेज मिक्स नहीं होंगे स्टोइचोमेट्रिक रेशो में किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। कौन, रिएक्टेंट। मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो है ना, जो किसी भी हम थियोरेटिकली लिख रहे होते हैं, वो प्रैक्टिकली विद उतना नहीं होता, प्रैक्टिकली उससे थोड़ा सा कम हो रहा होता है। तो मोस्ट ऑफ केमिकल एक्सपेरिमेंटल वर्क्स, वन और मोर रिएक्टेंट इज यूज इन लार्ज एक्सिस। इसी वजह से हम एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो लार्ज के अंदर यूज़ करते हैं। मतलब या तो जैसे मैंने आपको ये नाम दिया, मैंने कहा ये एक ए है एक बी है, या तो हम ए को एक्सेस में यूज़ करेंगे मतलब ज़्यादा यूज़ करेंगे, या तो हम बी को ज़्यादा यूज़ करेंगे। वो डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्टेंट एक्सपेंसिव है, कौन सा रिएक्टेंट महंगा है, ज़्यादा पैसे देकर हमने मार्केट से परचेज़ किया है। देखें आगे कहा, दिस इज़ डन डेलिबरेटली टू इंश्योर द अदर एक्सपेंसिव रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली, अदर एक्सपेंसिव रिएक्टेंट इज़ यूज कम्प्लीटली। तो आगे क्या, इन दिस वे द रिएक्टेंट विच इज़ यूज एक्सेस इज बिहाइंड लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एंड द अदर रिएक्शन इज कंज्यूम्ड कम्प्लीटली। अब क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने दो रिएक्टेंट लिए ना, एक ए लिया दूसरा बी लिया। मैंने कहा ये जो ए है ये क्या है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये एक्सपेंसिव है, और बी वाला जो है वो एक्सपेंसिव
नहीं है, बी वाला एक्सपेंसिव नहीं है, दो चीज़ें मैंने आपको कही। बी वाला जो है ना वो एक्सपेंसिव नहीं है, ए वाला जो है वो एक्सपेंसिव है। मतलब ए वाला जब हमने परचेज़ किया होगा मार्केट से तो ज़्यादा पैसे देकर परचेज़ किया, सही। ये ए बी क्या है, सब्सटेंस है कोई भी। अब सवाल ये है कि हम क्या कर रहे होते हैं, जो सब्सटेंस एक्सपेंसिव नहीं होता है उसको हम एक्सेस के अंदर यूज़ करते हैं, ताकि उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस एक्सेस में नहीं है, जो सब्सटेंस हम क्या यूज़ करते, जो सब्सटेंस हमारे पास लिमिटेड है, वो क्या हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, क्या हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। ऐसा क्यों? देखें, ए सब्सटेंस क्या है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। इस वजह से अगर वो कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होगा तो वो बच जाएगा, अगर वो बच गया तो हमें नुकसान हो जाएगा, कुछ पैसों का नुकसान हो जाएगा। इस वजह से जो सस्ते सब्सटेंस होते हैं, जब हम उनको रिएक्ट करवा रहे होते हैं किसी एक्सपेंसिव सब्सटेंस के साथ, तो हम क्या करते हैं, सस्ते वाले सब्सटेंस को जो हम चीप प्राइस के अंदर हमने परचेज़ किया होता है उसको एक्सेस में यूज़ करते हैं, ताकि वो सब्सटेंस जो एक्सपेंसिव हैं, वो जो लिमिटेड भी हैं, कम मिकदार में हमारे पास पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाए, कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए और हमारा नुकसान भी ना हो। और बाकी जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो आप जो आपने चीप सब्सटेंस एक्सेस में यूज़ किया था वो थोड़ा सा बच जाएगा, जिससे आपका नुकसान बहुत ही कम होगा। तो इस वजह से हम जो है ना, जो चीप वाले सब्सटेंस होते हैं, जो सस्ते सब्सटेंस होते हैं, उसको हम एक्सेस में यूज़ करते हैं। एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो हमारा एक्सपेंसिव सब्सटेंस होता है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, सही। इस वजह से हमें जो है ना वो सस्ता वाला सब्सटेंस बच जाता है जो किसी काम का नहीं होता। तो ये वाली बात है यहाँ पे। अब आ रहे हैं हम रिएक्टेंट के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे होते हैं। एक और बात, इन दिस रिएक्शन द कंज्यूम्ड अर्लियर विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। इन फैक्ट द लिमिटिंग रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। मतलब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, जो लिमिटेड हो, हमारे पास लिमिटेड मिकदार के अंदर हो, मतलब वो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है तो उसको हम लिमिटेड मिकदार के अंदर यूज़ करेंगे, और दूसरे वाले रिएक्टेंट को हम एक्सेस में यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, आपके पास दो रिएक्टेंट हैं। अब इन दोनों में से एक क्या होगा, लिमिटेड रिएक्टेंट होगा, जो हमारे पास लिमिटेड मकदार में होगा, ठीक है। तो जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि वो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है, इस वजह से, ताकि वो हमारे पास जो है ना लॉस ना हो, हमारे पास वो बच ना जाए एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इस वजह से हम जो है ना सस्ते वाले रिएक्टेंट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सेस में यूज़ करते हैं, और जो लिमिटेड रिएक्टेंट होते हैं उसको हम कम मिकदार के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। और उसी जो रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन है, उसका जो प्रोडक्ट बनेगा, जितनी क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट बनेगा ना, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ पे क्या बना, ए बी प्रोडक्ट बना। तो ए बी प्रोडक्ट की जो हमारे पास अमाउंट होगी ना वो डिपेंड करेगी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है ना, जैसे हमने यहाँ पे ए का नाम दिया तो ए के ऊपर डिपेंड करेगी, सही। क्योंकि बी तो एक्सेस में पड़ा हुआ है ना, आपका ए ख़त्म हो गया, बी पड़ा हुआ है, बी की कोई ना कोई अमाउंट पड़ी हुई है, ए तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, तो रिएक्शन आगे थोड़ी प्रोसीड होगा, तो ए के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, इस वजह से जो ए बी की अमाउंट होगी, सही। अब हम आइडेंटिफाई कैसे कर, अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो इसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक है बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर, हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिलाएं। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी एक साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपये में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको
चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना, क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है, तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। कर रहे होते हैं। हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ रिएक्टेंट फ्रॉम द अमाउंट प्रोवाइडेड। जो अमाउंट हमें दी जाएगी उसमें से हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। तो हम जो है ना वो एग्जाम्पल को भी साथ साथ लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेट करें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम प्रोड्यूस फ्रॉम 25 ग्राम ग्लूकोज विद रिएक्ट विथ 40 ग्राम ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। मतलब हमारे पास जो है ना वो ग्लूकोज है 25 ग्राम, जो रिएक्ट कर रहा है 40 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो हमें बतानी है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस होगी इन ग्राम के अंदर, सही। ये वाली बात हमें बतानी है। अब आ जाते हैं हम जो है अपने रिएक्शन की तरफ। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस रिएक्शन वी विल आइडेंटिफाई विच ऑफ द रिएक्टेंट एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमें सबसे पहले जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करना होगा कि हम कैसे करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम, ताकि हमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट जो है वो मालूम हो जाए। अब हम देखते हैं कि कैसे मालूम की जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें जो है वो सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें नंबर ऑफ़ मोल मालूम करने हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल कैसे मालूम करेंगे, आपने ग्लूकोज लिया, आपने कार्बन ऑक्सीजन लिया, नंबर ऑफ़ मोल ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ़ मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है, ऑक्सीजन O2 है ना, तो 16, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 नीचे, ऊपर उसका मास ग्राम में 40 ग्राम, ये रहा नंबर ऑफ़ मोल्स ये मिल गए। अब दूसरे नंबर ऑफ़ मोल्स हमने ग्लूकोज के निकाले। अब ग्लूकोज का क्या है, C6H12O6। अब ग्लूकोज का मैंने मोलर मास आपको कैलकुलेट करवाया है, तो मैं आपको जो है ना वो ऐसे ही नॉर्मली बता देता हूँ। कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, 6 से मल्टीप्लाई करो इस वाले 6 से, फिर प्लस की निशानी दो। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 से मल्टीप्लाई करो 1 को, फिर से प्लस की निशानी दो। फिर ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करो 16 को, फिर उन सबको सम कर दो तो आपको मिलेगा 180, सही। तो 180 को डिवाइड कर 180 डिवाइड होगा किसके साथ, जो ग्लूकोज का मास दिया हुआ है हमें ग्राम के अंदर, तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएंगे। समझे कैसे मिले नंबर ऑफ़ मोल्स, बेसिकली हमने फॉर्मूला यूज़ किया, मास डिवाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लिया हमने। उसके बाद क्या करें, सेकंड स्टेप के अंदर कैलकुलेट करें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विच विल फॉर्म फ्रॉम द गिविंग केमिकल रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करने हैं जो हमें प्रोड्यूस होकर मिले हैं रिएक्टेंट में से, समझे। अब वो मालूम करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच विल बी गिविंग ईच ऑफ द रिएक्टेंट एज शोन इन द इक्वेशन। अब हमें जो है वो कितने कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं वो फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे कि ईच रिएक्टेंट, हर एक रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, कितने नंबर ऑफ मोल्स को प्रोड्यूस कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के, सही। ये पानी तो एक्स्ट्रा है ना, तो पानी को छोड़ दो, आपका प्रोडक्ट ये है, पानी तो एक्स्ट्रा बन गया, प्रोडक्ट आपका ये है। तो इस प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल्स बने हैं वो हम फाइंड करेंगे ग्लूकोज को लेकर। वो हम फाइंड करेंगे, ग्लूकोज को चेक करेंगे सबसे पहले, फिर हम चेक करेंगे कार्बन डाई और ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन ने कितने प्रोड्यूस किए हैं, ग्लूकोज ने कितने प्रोड्यूस किए हैं। आ जाएँ, तो हमें पता है, हम यहाँ पे वही बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेंगे सबसे पहले। आप देखें ग्लूकोज के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 लिखा हुआ है, तो ग्लूकोज का 1 मोल प्रोड्यूस करेगा 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा, कहाँ गया, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज गिव 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ तक सही। अब हमारे पास कितने हैं, देखिए देखें हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं, ग्लूकोज के नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 0.148। अब सबसे पहले आप क्या करो, 25/180 करो, तो आपको ये आंसर है ना 0.148 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 0.138। यहाँ पे कैलकुलेट गलत क्या गया है, हम टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम जब डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 25/180 जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.138 मिलेगा आपको आंसर, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स आपको कितने मिले ग्लूकोज के, नंबर ऑफ़ मोल्स कितने मिले, ये वाले गलत लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो, 0.138 मिले। अब इस 1 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 0.138, और इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दो 0.138 से। तो आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, 0.138 मोल ऑफ ग्लूकोज विल गिव
6 इंटू यहाँ पे 0.148 लिख लिया, फिर से यहाँ पे 0.138 आएगा, 138 आएगा, तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। एक सेकंड मैं इसको भी कंफर्म कर लूँ कि ये वाला गलत है सही है। 0.138 इंटू 6, तो आपके पास आएगा 0.828। 848 लिखा हुआ है ना, तो ये फ़ोन है यहाँ पे 828, 0.828 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ने कितने हमें जो है वो क्या कह रहे हैं, ग्लूकोज ने कितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो हैं 0.828। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होप आपको सही से समझ में आएगी। अब हम मालूम करने जा रहे हैं क्या मालूम करेंगे कि हमें जो है वो ऑक्सीजन कितने प्रोड्यूस करके देगा। तो हमारे पास यहाँ पे सवाल के अंदर ऑक्सीजन दिया हुआ है, ये जो ऑक्सीजन दिया हुआ है ये कितने प्रोड्यूस करेगा। तो ऑक्सीजन के साथ क्या क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो ये 6 और ये 6 है यहाँ पे, तो 6 मोल 6 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब 6 मोल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सही, तो हम ये भी देख लेते हैं अभी। एक सेकंड में एक चीज़ कंफर्म कर लूँ, यहाँ पे मैंने सही किया ना, ताकि कोई मिस्टेक ना हो आपके सामने। 0.138, हाँ यही बात है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ 0.148, 0.138 यहाँ पे आएगा। ये वाली चीज़ कंफर्म करनी थी मैंने कैलकुलेटर से। अब 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव करेगा 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 6 को टेबल लगाओ, 1 की 6 की, 6 वन टाइम 6 गायब हो गया। अब हमारे पास सिर्फ बचा यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कर दो 1.25 के साथ, जितने मोल्स हैं हमारे पास, कहाँ गया 0.125, मल्टीप्लाई किया 1.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल गिव 6/6। 6 को हम इधर लेके आ गए इस साइड, तो कैंसिल हो गया, 0.125 हमारे पास मोल बन गए। अब आप देखो हमारे पास दो चीज़ें, आपके पास 0.828 मोल बनाए हैं ग्लूकोज ने बनाए हैं कितने, इतने। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन जो है उसने बनाया 1.24, क्या बनाया 1.24 ऑक्सीजन ने बनाया है, कितने बनाया है ऑक्सीजन ने। तो आप मुझे बताओ 1.24 बड़ा है या 0.48 बड़ा है। ठीक है, 1.25 बड़ा है ना, तो 1.25 क्या होगा, नहीं होगा। 1.2828 जो है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जिसने लीस्ट बनाया है वो होगा ना यार, यहाँ पे देखें, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच गिव द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, दिस रिएक्टेंट विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। जिसने लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिया होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो 0.848 हमें किसने लीस्ट दिया है, ग्लूकोज ने हमें कम से कम जो है वो प्रोडक्ट बना के दिया है 0.828। और हमें का जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो मिली है वो 1.25 मिली है ऑक्सीजन से, तो वो तो नहीं होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास प्रोड्यूस हुई है ग्लूकोज से वो लेस है देन दी ऑक्सीजन, सो द ग्लूकोज इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट मालूम करनी है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं, 0.828 मिले हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोलर मास है उससे, 44 से। देखें कैसे मैंने किया इसको, यहाँ पे देखें, एन से नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई मोलर मास। सही, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गई है एन, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के क्या आ गया, मोलर मास आ गया CO2, मोलर मास m। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें m मिल गया। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास मास होगा इन ग्राम। सही, तो यहाँ पे आंसर देख ले, 0. यार ये वाला देखो 878 इन्होंने लिया है, आपने लेना है 0.828 लेना है आपने। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं उन्होंने क्या किया हुआ है, इंटू 44। तो जो आंसर आएगा वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस हुई होगी। तो मैं ये भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, 44 इंटू 0.828, तो हमारे पास आया 836.432। ये हाँ ये गलत है, 36.43, ये आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम।